हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को पढ़ेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 था जिसमें हमने इसका रिटर्न पढ़ा था, तो रिटर्न हमने अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 बना रहे हैं और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, अपना जो रिस्क वाला है वो पूरा का पूरा रिस्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो रिस्क में हमारी क्या क्या चीज़ें आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। तो देखो, रिस्क में आता है हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज पढ़ेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी और आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे साथ पढ़ाई करोगे। तो अब हम अपना रिस्क वाला जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा रिस्क, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द स्कीम रिटर्न डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पास्ट स्टैंडर्ड। दिस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग द स्प्रेडशीट फंक्शन STDEV एज शोन। अब STDEV का मतलब क्या है, ST माने स्टैंडर्ड और DEV माने डेविएशन। तो STDEV एज शोन इन टेबल 6.5। The standard deviation based on monthly return is 2.53%. This need to be compounded on its annual equivalent by multiplying it by the square root of 12. If the periodic return were weekly, the multiplication factor would be square root of 52. Thus, the annualized standard deviation is 8.78%. तो अब देखो, ये हमने यहाँ पे सब पढ़ तो लिया है कि ये बोला क्या है। इन्होंने क्या किया है, जैसा पहले की वीडियोस में था, इन्होंने टेबल को ही क्या कर रखा है, ये वही जो हमारी टेबल है इसी को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख के हमें बता रखा है कि है क्या। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है क्या। अब देखो हमने अपना रिटर्न वाला तो पढ़ लिया कि हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न किस तरह से मिलता है, हम किस तरह से रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब रिस्क वाले में क्या है कि जो हमारा रिस्क है, जो म्यूचुअल फंड में हमें रिस्क भी होता है, ये हमें पता है कि हर सिक्योरिटी में हमारा अगर प्रॉफिट है और रिटर्न है तो हमारा रिस्क भी है ही है। तो सिमिलरली जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें भी अगर हमारा रिटर्न है तो हमारा रिस्क फैक्टर भी काम साथ में करता है। तो रिस्क में क्या है, अब हम रिस्क को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पता चलता है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या दे रखा है, मैं अपना पेन ले लेती हूँ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें दिया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या करता है, मेजर करता है कि जो भी स्कीम है वो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्कीम है, ठीक है। अब एक कितना ज़्यादा ऊपर जाएगी और कितना ज़्यादा नीचे जाएगी, ये हम कहाँ से मेजर करेंगे, ये हम मेजर करेंगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन से। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये यही काम करता है कि जो हमारी स्कीम है वो हमें मतलब वो कितना डेविएट हो सकती है, कितना ऊपर नीचे जा सकती है अपने जो उसके पुराने स्टैंडर्ड से उनसे, कि मतलब एक पहले हमारी जो स्कीम थी उसने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया और अब वो किस तरह से ऊपर नीचे जाने वाली है, किस तरह से वो परफॉर्म करने वाली है आगे। तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से पता चलता है। तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशंस दे रखी हैं कि ये 8.78%, 2.53%, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे टेबल में से ही पता चल जाएंगी। तो हम अपनी टेबल को ही पढ़ लेते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी टेबल को देख के पता कर लेंगे। तो देखो एक मिनट में अपना पेन यहाँ से हटा लेती हूँ। देखो ये हमारी टेबल है, ब्लर है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो हम बस पढ़ लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। आई होप आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। देखो यहाँ हमने 15 पेन ले लेती हूँ अपना, 15 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है सारी चीज़ें, 15 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है और कब तक है हमारा 15 जनवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि पूरा एक साल का हमारा जो है ये हमारी स्कीम है जो 15 जनवरी 2011 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, 15 जनवरी 2012 तक। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ जो भी हमें चाहिए वो हमें दे रखी है, डेट दे रखी है सारी की सारी, हमारा NAV हमारे पास है और हमें पीरियोडिक रिटर्न भी हमें दे रखा है। तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ से मिलेगा अगर हमें क्वेश्चन आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डेटा में गिवन होंगी, इसी डेटा को यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमें ऊपर ही दे रखा है, ये तो है हमारा एनुअलाइज वाला। पर देखो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डेट है, जैसा हमने XIRR निकाला था ना, बिल्कुल वैसा ही तरीका है ये बस इसमें हमें डेट को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि अगर डेट भी कैलकुलेट कर लेंगे तो XIRR ही हो जाएगा ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको देखो मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। देखो A, B और C, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, C देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, C हमारा शुरू हो रहा है यहाँ, देखो यहाँ से, जहाँ से हमारा पीरियोडिक रिटर्न है वहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 53 लें या 54 लें, जहाँ से हमारा रिटर्न है वहाँ से चेक करो, 54 आ रहा है तो हम 54 लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है C54
थोड़ा सा गंदा हो गया। पहले मैं बता देती हूँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं C54 से कहाँ तक, यहाँ ध्यान दो, हम जा रहे हैं C65 तक, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो C54 = C65। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे कैलकुलेट कर सकते हो C54 से जाके C65 तक। तो इस तरह से देखो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, 2.53%। तो इस तरह से आपने क्या किया, अब देखो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, आप जिस भी एक्सेल में करते हो, स्प्रेडशीट में करते हो, तो वो आपको खुद ही क्या है कैलकुलेट करके दे देता है। आपको सिर्फ रेंज डालनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो C54 से C65, तो आपका जो रेंज है वो खुद ही आपने रेंज दे दी ना, तो वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा 2.53%, ठीक है। ये आपको खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। अब देखो इसके बाद अब आपने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन अब आपको अगर एनुअली निकालना है, मैं क्लीन कर लेती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको एनुअली निकालना है, यानी कि जो पूरे साल का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एनुअलाइज्ड वे में, तो अब देखो एनुअलाइज्ड वे में अगर आप क्या करते हो, मंथली ले रहे हो यानी कि 12 महीने ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आई है, देखो उसका फॉर्मूला हमें ऊपर ही लिख के दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या आई है, C67 में आई है। यहाँ ध्यान दो, C67 कहाँ से आया, C67 आया यहाँ से, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ लिखी है। स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ लिखी है उसके सामने वाली नंबर देखो क्या है, 67 है ना, ये हमारा 67 नंबर है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अपना C67। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C67। अब देखो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया √12, क्योंकि हमें 1 साल का ले रहे हैं तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हमारा C67 में हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आई 2.58% की। अब हमें क्या चाहिए, एनुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो एनुअलाइज हम क्या ले रहे हैं, 12 महीने वाला ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे, C67 मल्टीप्लाई बाय √, क्या करोगे 12, यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर आप C67 में जो वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, √12 से, तो आपका जो एनुअलाइज्ड, एक मिनट ये गंदा गंदा हो गया, आपका जो एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके मिल जाएगा। और वो कैलकुलेट होके आपको कितना मिला है, वो कैलकुलेट होके आपको मिला है 8.78% का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार दोबारा से मैं इसे जल्दी से समझा देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी लिमिट है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो स्कीम है, जो भी हमारा जिसमें भी हमने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, वो कितना ऊपर नीचे डेविएट हो सकता है अपने पर्टिकुलर पॉइंट से। तो उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर देख लिया है, एक मिनट बस। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज डालनी पड़ेगी, सी वाली, कि कहाँ से हमारा जो पीरियोडिक रिटर्न है वो पूरी रेंज डालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब एनुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि पूरे साल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे साल में 12 महीने ले रहे हैं तो आप उसे √12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि √12 से। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप वीकली ले रहे हो यानी कि हफ्तों का ले रहे हो, हर एक हफ्ते का स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अगर हफ्ते में देखो कितने दिन होते हैं, हफ्ते में कितने, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो स्क्वायर रूट लोगे आप वो 52 का लोगे, तो आप क्या करोगे, C67 को मल्टीप्लाई कर दोगे √52 से। तो इस तरह से जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और टेबल भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या बोला है इन्होंने हमें यहाँ पे, This is to compared with other schemes of same time, for example diversified equity fund, liquid fund, etc. A high standard deviation would mean that the scheme deviates more from its past standard, that is it is riskier। अब देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हमने कर ली, तो इससे हमें पता क्या चला कि स्कीम हमारे लिए फ़ायदेमंद है या बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये हम कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन चलो ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिया, बताओगे कैसे कि क्या रिस्की है क्या रिस्की नहीं है। तो देखो अब जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करते हो, अब एक ही चीज़ से तो आप पता नहीं कर सकते ना कि ये रिस्की है या नहीं है। आपको अगर जैसे मैंने कहा कि ये वाली जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ड्रेस ली, मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो सच में अच्छी है नहीं। आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि ये क्या सब में सबसे ज़्यादा अच्छी है या फिर ये अकेली रेस में दौड़ रही है इसलिए अच्छी है। आप अगर कंपेयर करते हो तभी तो आपको अच्छे से पता चलता है ना। तो इसी तरह से जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो अलग अलग स्कीम्स का, तो आप क्या करते हो, उसे सेम स्कीम से कंपेयर करके देखते हो। सेम स्कीम्स के क्या बोल रही हूँ मैं, सेम
स्कीम से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, लिक्विड फंड्स, यानी कि अलग अलग जो हमारे फंड्स आते हैं ना, उन्हें आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर कौन सी है। लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए कि वो सेम टाइप की स्कीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्कीम तो आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की ले रहे हो और दूसरा आपने कोई और ही सेक्टर ले रखा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जूते और ड्रेस को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना कि ज़्यादा अच्छा क्या है। अगर आपको ड्रेस से कंपेयर करना है तो दूसरी ड्रेस लानी पड़ेगी। तो इसी तरह से आपको जो स्कीम्स है वो भी सेम टाइप की रखनी पड़ेंगी। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा ज़्यादा रिस्की कौन सी स्कीम है। देखो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो क्या होगी, ज़्यादा रिस्की होगी। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो कम रिस्की होगी। दैट्स इट। इतना तो आप समझ ही सकते हो ना। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा वो ज़्यादा रिस्की, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम वो कम रिस्की। तो इस तरह से अगर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी स्कीम जो है वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की है और कौन सी स्कीम हमारे लिए कम रिस्की है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बीटा। कुछ लोग इसे बेहद प्यार से बेटा भी बुलाते हैं, और दिल्ली में तो खासकर। अब आप समझ रहे होगे, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अपने दोस्तों में भी तो हम करते रहते ना, तो वही चीज़। तो लेकिन ये बेटा नहीं है, ये बीटा है। ठीक है, इसे बेटा बेटा करके नहीं बोलना। देखो बीटा में क्या है, एक मिनट बस, तो हम बीटा को यानी कि अपने प्यारे से बेटा को पढ़ लेते हैं, जो कि बीटा है। क्या लिखा है इसमें, एन ऑल्टरनेट अप्रोच टू मेजर इक्विटी रिस्क इज बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM डिस्कस्ड इन NCFM वर्कबुक टाइटल सिक्योरिटीज मार्केट एडवांस मॉड्यूल। वी कैन सॉ दैट देयर आर 2 रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़। ठीक है, 2 रिस्क यहाँ पे हमें बताए गए हैं, सिस्टमेटिक रिस्क बीटा, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। अब देखो हमें जो बीटा है ये मतलब बता क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बीटा में पता करनी है। तो क्या बोला है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू मेजर इक्विटी रिस्क इज बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यानी कि जो बीटा है वो हमें क्या बता रहा है कि जैसे कि जो भी इक्विटी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि 2 ऑल्टरनेट अप्रोच, यानी कि हमें बताया गया कि कुछ ना अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं इक्विटीज़ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जो हमें किससे पता चलता है, देखो जो हमारा कैपिटल, ओहो मेरा पेन, जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM है, इसमें हम यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनमें 2 टाइप के रिस्क आते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के रिस्क, एक सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। अब जो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है वही क्या है, हमारा बीटा है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये बीटा है क्या। तो देखो सिस्टमेटिक रिस्क क्या बोला है, सिस्टमेटिक रिस्क में इसे भी पढ़ लेते हैं। इन सिस्टमेटिक रिस्क is inherent to equity investment. For example, the risk arising out of political turbulence, inflation, etc. It would affect all equity and therefore can't be avoided. ठीक है, और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क में क्या बोला है, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इज यूनिक टू अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क दैट अ की फार्मा कंपाउंड वुड नॉट बी approved, or the risk that a high performing CEO leaves the company. Non-systematic risk can be minimized by holding a diversified portfolio of investment. देखो अब मैंने पढ़ तो दिया, अब समझाना भी तो ज़रूरी है। तो क्या बोला है हमें, सिस्टमेटिक रिस्क हमारा क्या है, बीटा। अब देखो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब तो आपने, गामा थोड़ा अच्छा नहीं बना, गामा अभी भी गामा अच्छा नहीं बना, गामा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है भाई, थोड़ा अच्छा दिखना, अच्छा बनाना भी ज़रूरी है ना। अच्छा नहीं बन रहा यार, आप समझ जाओ, ऐसे ही लो, गामा नहीं अच्छा नहीं बना, हट मैं नहीं बना रही अब, चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ देखो सिस्टमेटिक रिस्क जो हमारा बीटा है वो हमें क्या बता रहा है, देखो जब भी हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो देखो हमें अलग अलग रिस्क होते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क वो है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अवॉइडेबल नहीं है। ये क्या है, जैसे कि जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, या फिर अगर पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे देश के, गवर्नमेंट जो है अगर वो कुछ रूल चेंज कर देती है, तो ये सारे जो रिस्क हैं जो ओवरऑल पूरी मार्केट पे देखे जाते हैं वो रिस्क क्या कहलाता है, हमारे सिस्टमेटिक रिस्क कहलाते हैं। यानी कि ये हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम इन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ओवरऑल पूरी की पूरी सारी इक्विटी और पूरी की पूरी मार्केट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पॉलिटिशियन है, कोई भी पॉलिटिशियन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई रूल ले आई, कोई नया लॉ बन गया जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजनेस में क्या हो रहा है, लोगों का लॉस हो रहा है, थोड़ा डाउन जा रहे हैं हमारे जो बिजनेसेस हैं, है ना। तो अब इसमें जो रिस्क होगा, इसमें जो हमारा लॉस होगा, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पूरी ओवरऑल मार्केट को यहाँ पे हमें देखना पड़ रहा है। ये सिर्फ हमारी कंपनी के लिए नहीं, ओवरऑल मार्केट के लिए रिस्क है। लेकिन नॉन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क यहाँ पे हमारे उल्टे हैं, ये पूरी मार्केट के लिए नहीं होते। ये अगर कंपनी अपने आप से कोई गलती कर देती है, या फिर कंपनी अपने किसी कारण की वजह से लॉस में चली जाती है, फिर कोई रिस्क ले लेती है, तो वो क्या आता है, वो हमारे नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई एक कंपनी है, अब उसका CEO
छोड़ दे उस कंपनी को, या फिर वो किसी और कंपनी में चला जाए, तो जो कंपनी है वो क्या करेगी, लॉस में चली जाएगी, या फिर उसे क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्क यहाँ पे फेस करने को मिलेगा, जिसकी वजह से जिन भी इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट अपना पैसा कर रखा होगा उन्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे अपना लॉस या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क हैं उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क हैं ये अवॉइडेबल होते हैं। कैसे कि अगर आप सारे का सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करके ना करके क्या करते हो, अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आपने एक कंपनी ना चूज़ करके आपने 2 4 5 6 कंपनी आपने इन्वेस्ट किया, अलग अलग कंपनियों के इक्विटी शेयर्स लिए, तो अब सारी कंपनियों के सीईओ तो नहीं जाएंगे ना, किसी एक आदि का अगर चला भी गया तो भी आपको इतना वो डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क हैं वो अवॉइडेबल होते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि बीटा हमारा अवॉइडेबल नहीं होता। तो आगे बढ़ें तो क्या दिया है, सिंस इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई अवे देयर नॉन सिस्टमेटिक रिस्क दे हैव टू बी कंपनसेटेड ओनली फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। यहाँ ध्यान दो क्या बोला है इसमें, कि जैसे कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। अब पूरी तरह तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी आपके पास चांसेस हैं कि आप क्या करो, इतना ज़्यादा आपको अपना लॉस देखने को नहीं मिलेगा अगर आपका नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है तो। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक रिस्क अगर आपको फेस हो रहा है, यानी कि अगर पूरी मार्केट डाउन में जा रही है तो गारंटी है आप भी डाउन में जाओगे ही जाओगे, थोड़ा सा ही सही पर जाओगे ज़रूर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है, सिंस इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई अवे, अच्छी है, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग शेयर्स खरीद लेंगे, अलग अलग इक्विटीज़ खरीद लेंगे, तो इतना रिस्क नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा कंपनसेट उन्हें कहाँ करना पड़ता है, सिस्टमेटिक रिस्क में, यानी कि थोड़ा सा तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कि हाँ सिस्टमेटिक रिस्क है तो भाई थोड़ा सा लॉस होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ता है। अब देखो हम बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा कॉल्स फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ द मार्केट इंडेक्स ऑन ईच ऑफ द डे फॉर विच द नेव इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड। अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स लाइक CNX Nifty has to be used. Based on the value of Nifty on each of those days, the periodic return can be calculated as was done for the scheme return. Thereafter, the slope function can be used in the spreadsheet. The details are shown in the table 6.6. तो देखो बीटा हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हमें किस में दे रखा है, वो हमें स्लोप में बता रखा है, अपनी जो हमारी टेबल है 6.6 उसमें हमें कैलकुलेट करके दिखा रखा है। तो पहले मैं आपको टेबल समझाती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इस थ्योरी पे वापस आ जाएंगे। एक सर्कल अच्छा सा नहीं बनता यार मुझसे, इतनी बड़ी हो गई मैं, लेकिन एक सर्कल बनाना नहीं आता मुझे सच में। आप लोग बना लेते ऐसे स्क्रीन पर अच्छा सा सर्कल, मैं कोशिश करती हूँ पर पता नहीं बनता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अपना जो है स्लोप वो बना के देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, मतलब जो हमारा बीटा है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ बीटा किस तरह से हम क्या करेंगे, मतलब किस तरह से हम बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें डेटा तो ऑलरेडी गिवन होता है, उसी को हमें यूज़ करके क्या करना है, आपकी बुक में गिवन होगा आपको डेटा, तो उसी को यूज़ करके हमें क्या करना है, अपना जो बीटा है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे दिया है, हमें डेट्स दे रखी हैं, NAV दे रखा है जो हमारा नेव है, पीरियोडिक स्कीम रिटर्न भी दे रखा है, निफ्टी भी दे रखी है, और जो हमारा पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न है वो भी हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो ध्यान दें अगर हम तो 15 जनवरी 2011 से शुरू हुआ और 15 जनवरी 2012 पे, यानी कि 1 साल की स्कीम थी हमारी जो हमने यहाँ पे जिसका डेटा हमने ले रखा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, यहाँ हमें रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है हमें 73 नंबर से, ठीक है। तो यानी कि पहले हम 73 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ तक 84 तक, 73 से हम कहाँ गए हैं 84 तक, रेंज तो निकालनी पड़ती है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब देखो बीटा हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपना स्लोप। अब देखो जैसा हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ये बिल्कुल XIRR की तरह ही है, हम देखो कौन से, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, अगर बिल्कुल XIRR की तरह हो जाएगा ना तो फिर भाई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाँ कैलकुलेशन, मतलब आप जो यूज़ कर रहे हो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आपको एक आधी चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो आप अपना कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। तो देखो स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है। अब जी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पीरियोडिक, एक मिनट बस, आपको अपना पीरियोडिक स्कीम रिटर्न लेना है और आपको पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न लेना है। यहाँ पे आपको डेट से कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि डेट हम किस में यूज़ करते हैं, डेट हम यूज़ करते हैं XIRR में। पार्ट 1 देखा है तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये XIRR क्या है। देखो अब आपको क्या करना है, अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पीरियोडिक स्कीम रिटर्न चाहिए और पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न चाहिए। अब देखो हमारा पीरियोडिक स्कीम रिटर्न शुरू कहाँ से हो रहा है, स्कीम रिटर्न शुरू हो रहा है हमारा 73 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है 84 पे। तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, हमारा जी था G73 इज़ टू, हमारा आई था I
84, यही था ना, I84 ही था ना, मैं चेक कर लेती था कि गलती ना हो। हाँ देखो G73 इज टू G80, ओहो G84 है ना, मैंने I ले लिया, सॉरी गलती हो गई छोटी सी। ठीक है, G73 इज टू कहाँ गया हमारा G84, कॉमा लगा दोगे, कॉमा लगाया हमने, अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, G बड़ा हो गया ज़्यादा ही, जगह ही नहीं बचेगी, G74 इज टू G84, G73 है आई थिंक, हाँ G73 इज टू G84। अब देखो G हमने ले लिया है, यानी कि हमारा क्या था, G हमारा पीरियोडिक स्कीम रिटर्न। अब हमें क्या चाहिए, पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न। तो निफ्टी रिटर्न के लिए हम इधर आ जाते हैं, ओहो पेन चल गया। देखो निफ्टी रिटर्न के लिए हम यहाँ आ जाएंगे और कॉमा लगाएंगे अपना, और क्या लगाएंगे, I73, बहुत गलती करती हूँ मैं लिखने में, I73 इज टू I84, ब्रैकेट कर देंगे आप क्लोज। तो बस इसके बाद आपका जो हमारा बीटा है, यानी कि जो स्लोप है, वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, और कैलकुलेट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.98। बस इतना सा छोटा सा चीज़ है जो आपको समझ में आनी है। बस आपने एक बार ही समझ लिया कि क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो आपका जो वैल्यू है वो तो खुद ही आपका MX एक्सेल आपको प्रेजेंट करके दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से बीटा निकालना है, किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको डेटा आपको होगा और वो आपको सही फॉर्मेट में रखना है। तो बीटा हमारा निकल आया। अब देखो ये बीटा हमें निकाल लिया, मतलब अब इसका क्या करें, बीटा पता चल गया, ठीक है, अब करना क्या है, तो द बीटा इज 0.98 is close to 1. This means that the scheme return are closely aligned with that of the Nifty. If the beta is more than 1, it means that the scheme is riskier than the market. A value of beta that is less than 1 would mean that the scheme is less risky than the market. तो हमें क्या बोला है, पहले पूरा ही पढ़ लेती हूँ। Since index scheme mirror the portfolio of their benchmark index, their risk are expected to be similar. Therefore, beta of an index should be therefore beta of an index scheme would be close to 1 as seen in the above example. देखो अब बीटा हमने निकाला, क्या आया, 0.98। तो हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी स्कीम हमारे लिए अच्छी है, किसका बीटा अच्छा है, किसका बीटा ख़राब है। तो अगर आपकी वैल्यू जो है बीटा की नियरली 1 या फिर 1 से छोटी है, यानी कि आपका 0 पॉइंट समथिंग है, तो आपका जो बीटा है उसका रिस्क क्या है, मार्केट से कम है, यानी कि आपको ज़्यादा रिस्की स्कीम नहीं है वो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। कैसे, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो मतलब थोड़ा लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है ना। तो आपका रिस्क कम है तो मतलब आपका बीटा अच्छा चल रहा है, यानी कि अगर आपका बीटा 1 से कम है या फिर नियरली 1 है तो आपका क्या है, जो बीटा है कम है तो रिस्क कम है। लेकिन अगर आपका बीटा क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका रिस्क मार्केट से ज़्यादा होगा, यानी कि आपको जो है रिस्क थोड़ा ज़्यादा फेस करने के लिए मिलेगा। तो कौन सा बीटा अच्छा हुआ, अब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसका बीटा कम उसकी वैल्यू अच्छी होती है हमारे लिए, मतलब वो स्कीम अच्छी होती है हमारे लिए। अगर बीटा 1 से कम है तो फिर क्या है, स्कीम अच्छी है, थोड़ा रिस्क कम है। बीटा अगर थोड़ा ज़्यादा है 1 से तो मतलब स्कीम में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो इस तरह से हम बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, क्या दिया है हमें, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। अब ये वेटेड एवरेज मैच्योरिटी क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया है, फिक्स्ड रेट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैव अ प्राइस रिस्क, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट गो अप, द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी इशूड बेस्ड ऑन द रिस्क, while lower interest rate loss value. Similarly, when the interest rate in the market go down, fixed rate debt instrument gain value. The extent of such depreciation or appreciation of the fixed rate debt instrument in response to the changes in the yield in the market influenced by the tenor, मैंने टेरर बोल दिया, by the tenor of the instrument that have a longer maturity are more volatile than those with the shorter maturity, ठीक है। अब सोचोगे पढ़ाई जा रही है, समझा तो कुछ नहीं है टीचर, क्या हो गया इन्हें, पर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता है, फिर टेबल की वजह से हम सारा समझ लेते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही पहले पढ़ ही लेती हूँ पूरा। Therefore, the weighted average maturity of the portfolio of a mutual fund, कहा गया मेरा म्यूचुअल फंड, हाँ, म्यूचुअल फंड स्कीम becomes an indicator of the scheme price risk. Higher the weighted average maturity, more the scheme NAV is likely to fluctuate in response of the changes in the market yield. The calculation of the weighted average maturity is illustrated in table 6.7 of a scheme for a scheme with debt portfolio of rupees 255 crore. The weighted
कॉलम इज कैलकुलेटेड एज टेन्योर मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ ईच रो। ठीक है, तो अब देखो ये वेटेड एवरेज मैच्योरिटी हमारी क्या है, यहाँ पे मैं बता रखा है कि जैसे कि जो हमारे फिक्स रेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है वह प्राइस रिस्क। ठीक है, जो हमारे फिक्स्ड रेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है इनमें क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस को लेकर रिस्क होता है कि मतलब ज़्यादा प्राइस और ये सारी चीज़ों को लेकर क्या है, रिस्क है। अब देखो रिस्क तो हमारी सारी सिक्योरिटीज़ में होता है, तो यहाँ पे मैं क्या बोला है कि जैसे कि जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट गो अप द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी इशूड बेस्ड ऑन एस्ट वेल लोअर इंटरेस्ट रेट वैल्यूज लॉस वैल्यू। ठीक है, जब हमारा मार्केट का जो वैल्यू है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाता है तो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है, इसमें हमारी वैल्यू थोड़ी सी लॉस करती है। लेकिन जैसे ही हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है, नीचे जाता है, गो डाउन, तो हमारा जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू क्या करती है, गेन करती है। तो ये वेटेड मैच्योरिटी रिटर्न है, मतलब वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है क्या, इसे किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो अब देखो अगर हम वेटेड एवरेज मैच्योरिटी के बारे में समझें कि ये है क्या, क्या दिया है इसके बारे में, कैसे समझते हैं इसे, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमें टेबल जो दिया है उससे मैं आपको समझा देती हूँ, आसान रहता है टेबल से ज़्यादा समझना। तो देखो क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ मैं पेन ले लेती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। यहाँ पे हम किस तरह से अपनी वेटेड एवरेज मैच्योरिटी को कैलकुलेट करते हैं वो हमें बता रखा है। तो देखो आपको टेबल में पूरा का पूरा डेटा गिवन है, सिक्योरिटीज़ आपको गिवन है, टेनोर्स डे आपको गिवन है, वैल्यू आपको गिवन है, प्रोपोर्शन आपको गिवन है, वेटेड एवरेज भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब आपको डेटा में गिवन है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो अगर हम देखें तो यहाँ ध्यान दो, आपकी सिक्योरिटी 1 से लेकर सिक्योरिटी 5 तक आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू हो रहा है आपका 89 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 93 पे, और जो आपकी टोटल वैल्यू है वो आपको किस पे दी है, 94 पे। तो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये रही हमारी वेटेड एवरेज मैच्योरिटी का फॉर्मूला, यानी कि F94 डिवाइडेड बाय 365। अब देखो 365 क्या है हमारा, 365 है हमारा टोटल डेज। तो अब इसे पहले रब करते हैं और आपको दोबारा से समझाते हैं। यहाँ देखो वेटेड, आपको डेटा तो आपको पहले से ही गिवन है, आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज देखना है। तो सारे वेटेड एवरेज को यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है क्या, 400, एक मिनट बस, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 410.294 डेज, ये आपकी वेटेड एवरेज आ गई। अब देखो टोटल वेटेड एवरेज नहीं आई है अभी आपको सिर्फ टोटल वैल्यू दी गई है। आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है कितनी, 410 पॉइंट इतना गंदा बनाया मैंने, 10.294 डेज। ठीक है, ये 9 है, 294 डेज ये आपको टोटल मिला है। अब देखो टोटल आपका निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आपका जो टोटल है उससे आप डिवाइड कर दो 365 से, यानी कि आपकी जो टोटल वैल्यू है उसे डिवाइड करोगे 365 से, तो आपका जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो अब देखो आपका जो टोटल है वो आपको कौन सी लाइन में आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 94 लाइन में। तो आप क्या करोगे, F सेक्शन लोगे अपना, तो यहाँ पे आप लिखोगे F94 बाय 365। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है उसे आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी आसान है ना कैलकुलेट करना। MS एक्सेल में अपनी सारी वैल्यूज़ को डालो और आपका एक्सेल आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा। अब देखो क्या वैल्यू आई आपकी, 1.124 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको एक एवरेज दे देता है कि हाँ आपकी जो सिक्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो ऑन एन एवरेज इतना है। ठीक है, अब देखो a liquid fund would have its investment in security of up to 91 days, therefore its weighted average maturity would be less than 0.25 years। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो हमारा लिक्विड, अब देखो ये अलग अलग सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अगर आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही लंबे समय वाली है तो उसका जो एवरेज टाइम पीरियड आएगा वो अलग आएगा। अगर आपकी सिक्योरिटी का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी कम है ना, तो उसका जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है उसका टाइम पीरियड अलग आएगा। तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज इन सारी सिक्योरिटीज़ का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, 1.124 ईयर्स। ठीक, अरे इरेजर, हाँ 1.124 ईयर्स दे दिया आपको। अब देखो जो हमारे लिक्विड फंड्स होते हैं उनका जो हमारा जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड यहाँ पे क्या दिया, 91 डेज। लिक्विड फंड वुड हैव इट्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी अप टू 91 डेज। तो टाइम पीरियड कितना है, 91 डेज का, तो काफ़ी कम है। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, लेस देन 0.25 ईयर्स, यानी कि
एक ईयर में भी क्या 0.25 ईयर्स का ही यहाँ पे क्या आएगा आपका जो टाइम पीरियड है वेटेड एवरेज मैच्योरिटी आएगा। अभी हमारा वेटेड एवरेज मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन की तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, व्हाइल मैच्योरिटी इन्फ्लुएंसेस द प्राइस रिस्क इन अ डेब्ट सिक्योरिटी अ मोर साइंटिफिक अप्रोच वुड बी कंसीडर्ड इट्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सपोज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन is to be calculated as of January 15, 2012 for a security that offers a coupon of 11% per annum payable half yearly until its mature on January 25, 2014. The security is currently traded in the market at a yield of 11.5%. The modified duration can be calculated using the M duration function in spreadsheet. This is shown in table 6.9. तो अब देखो ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी कि जो भी हमारा वाइल मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस रिस्क इन अ डेब्ट सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो हमारी सिक्योरिटी है वाइल मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस रिस्क इन अ डेब्ट सिक्योरिटी, जो हमारी मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो किस तरह से जो हमारी डेब्ट सिक्योरिटी है उसे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जैसे कि अगर हमने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, कोई भी हमारी डेब्ट सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट किया, अब उसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो किस तरह से सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, वो हम क्या करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ना जिसमें मेरा पेन, ये वाला जो पार्ट होता है ना जितने भी कैलकुलेशन लिखी है ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी टेबल में से हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको टेबल समझाती हूँ और टेबल समझ में आ गई ना तो आपको खुद ब खुद ही ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो लिखा हुआ है। क्योंकि लिखा क्या हुआ है, लिखा सिर्फ यही चीज़ हुई है, इसी चीज़ को इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो ताकि पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, क्या दिया है कैलकुलेशन ऑफ, मेरा पेन मैं बार बार इरेजर यूज़ कर लेती हूँ, क्या दिया है कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ अ स्प्रेडशीट, सॉरी मैं स्प्रेडशीट की बोल रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ अ डेब्ट सिक्योरिटी। स्प्रेडशीट में तो हम काम कर रहे हैं ना, अच्छा शायद इसी वजह से मैं कन्फ्यूज हो गई, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ देखो कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ अ डेब्ट सिक्योरिटी, तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी डेब्ट सिक्योरिटी को। तो यहाँ आप देखो आपका डेटा पहले से ही गिवन होता है, तो यहाँ ध्यान दो आपको सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट यानी कि कब आपने जो अपनी स्कीम है वो स्टार्ट करी, कब आपने स्कीम खत्म करी, कूपन आपको दे रखा है 11% का, यील्ड आपको दे रखी है 11.50% की, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2.00 की। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखा है, बट अब ये सारी चीज़ें आई कैसे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखो फॉर्मूला यहाँ पे हमें दे रखा है, स्प्रेडशीट में आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करोगे एम ड्यूरेशन पूरा डाल दोगे आप अपना, ड्यूरेशन डालने के बाद क्या करोगे, देखो रेंज शुरू कहाँ से हो रही है, ये आपका सी सेक्शन है, तो सी सेक्शन में से लोगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, देखो सी हमारा शुरू कहाँ से होता है 98 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ ध्यान दो ख़त्म हो रहा है ये हमारा यहाँ पे, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 106 पे, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, एक मिनट बस है ना। नहीं गाइस कुछ गलती नहीं हो रही, मेरे को लग रहा था ना कि मैंने ये 97 से कैलकुलेट कर लिया है, बट वो 98 से ही मैं कैलकुलेट कर रही थी। अच्छा देखो तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट। तो अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है, तो 98 से शुरू, मेरा पेन 98 से शुरू करना है और 106 तक है। देखो ऐसे कैलकुलेट किस तरह करेंगे, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला ये इन्होंने आधा अधूरा दे रखा है, तो देखो ये कैसा आएगा, ये हमारा 98 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमारा सी से शुरू हो रहा था, तो सी 98। अब देखो पहले अपना टाइम पीरियड देख लो, अब देखो टाइम आपको क्या दिया है, सेटलमेंट का टाइम दिया 98 पे और जो आपको मैच्योरिटी का टाइम है वो दिया है 100 पे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरा टाइम लिखोगे, तो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं C98, C100, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद जो आपकी सारी वैल्यूज़ हैं यानी कि ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये 102 वाली और जिस पे वैल्यू दे रखी है 104 वाली और 106 वाली, ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। C98, C100, C क्या दिया था 102, C104, C106, पूरा ब्रैकेट क्या कर देंगे आप बंद। तो ये सारी वैल्यूज़ आप एक ही बार में क्या दे दोगे, एम ड्यूरेशन को दे दोगे। तो एम ड्यूरेशन को देने के बाद सारी वैल्यूज़ जब आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी तो आपका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा वो क्या आएगा 1.168212822, ये क्या आ जाएगा आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, जो आपकी सेटलमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट है उन्हें लिखना है, उसके बाद जो आपकी सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी डेट्स आपको यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्हें आपको क्या करना है लिखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद क्या आ जाएगा आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट हो गया स्प्रेडशीट में से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पेन चल रहा है हल्का सा, हाँ ठीक है। द इम्प्लीकेशन इज दैट इफ़ द यील्ड इन द मार्केट वर
to change by 1%, this debt security is likely to change the value by 1.68%. देखो अब इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया, अगर क्या होता है, अगर हमारा मार्केट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, अगर 1% के हिसाब से आ रहे हैं, तो हमारा जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो कितना है, 1.68 का। तो यानी कि जो हमारी डेप्ट सिक्योरिटी है उसमें कितनी वैल्यू से चेंज आएगा, मार्केट में चेंज आया 1% का, लेकिन जो हमारी डेप्ट सिक्योरिटी है उसमें चेंज आएगा 1.68% का। तो हमें ये, इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम ये पता करते हैं कि अगर कोई भी चेंज हमारी मार्केट में हो रहा है तो उसका जितनी भी वैल्यू है वो हमारी डेप्ट सिक्योरिटी पे कितना इफेक्ट करेगी। तो हम मार्केट ड्यूरेशन से हम क्या पता करते हैं, ये पता करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखो हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ क्या दिया है, देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमें दिया है, इफ़ द कूपन परसेंट वर क्वार्टरली द फ्रीक्वेंसी वुड बी एज शोन एज 4, एनुअल कूपन पेमेंट वुड मीन frequency of 1. In this manner, the modified duration can be calculated for every debt security in the scheme portfolio. Thereafter, the modified duration for the scheme can be calculated as shown in table 6.9. तो यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मिनट बस, यहाँ पे हमें कूपन परसेंट वर क्वार्टरली द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे हमें क्वार्टरली वाला यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। देखो अब क्या दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि एक बार रीड कर लेती हूँ। इफ़ द कूपन पेमेंट वर क्वार्टरली द फ्रीक्वेंसी वुड बी शोन एज 4, एनुअल कूपन पेमेंट वुड बी मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें पहले टेबल समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सारी सिक्योरिटीज़ दे रखी है, सारी सिक्योरिटीज़ दी हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी दिया है, वैल्यू भी दिया है, प्रोपोर्शन भी दिया है, वेटेड एवरेज भी दिया है। अब देखो क्या करना क्या है इनका, शुरू कहाँ से हो रहा है, 111 से, ख़त्म कर रहा है 115 पे। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें टोटल यहाँ पे निकालना है, अपना टोटल सम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल वेटेड एवरेज का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है उसका रेंज में रख देंगे। कहाँ से शुरू हो रहा है, 11 से, तो सेक्शन देखो F है हमारा, वेटेड एवरेज का सेक्शन देखना है हमें। पहले वाले में जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम वापस आएँ, अरे भाई नीचे आ जा, एक मिनट, ये देखो अगर हम यहाँ वापस आएँ तो हमने कौन सा सेक्शन लिया था, C, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही है, C सेक्शन से, यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है अपने C वाले सेक्शन से। तो अब इसी तरह से अब हम अगर अपने नीचे वाले में जाएँ, मेरा पेन इतनी गंदी तरह से चलता है ना, सही में क्या ही बताऊँ, चल मिट जा फटाफट से। अब देखो अगर हम नीचे वाले एग्जाम्पल में चलें तो हमें वेटेड एवरेज कहाँ पे मिल रही है, हमारे F वाले सेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना सारा रेंज को लिखना शुरू करेंगे। तो कहाँ से, 11 से शुरू हो रहा है और 15 पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कॉमा ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या लगेंगे, F111 इज़ टू F115 और ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। तो इसके बाद जो आपका टोटल है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। तो 116 में जो है आपका टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर मिल गई। अब देखो इसमें क्या दिया है, हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन मोर सेंसिटिव द नेम ऑफ द स्कीम इज़ टू चेंज इन यील्ड इन द मार्केट। यानी कि जितना ज़्यादा आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो नेव है वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से जो आपका मार्केट यील्ड है वो भी उतना ज़्यादा ही चेंज होगा। तो ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारे लास्ट के सिर्फ 4 रेशो बचे हैं, शार्प रेशो, इसके बाद हमें बचा है सॉर्टिनो रेशो, ट्रिन्योर रेशो और जेनसन अल्फ़ा। तो ये हमारे 3 रेशो और एक अल्फ़ा वाला हमारा बचा है। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों की 11th का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स तो मैंने पहले डाल रखे हैं। अब देखो हमारा जो शार्प रेशो इसमें क्या दिया है, इन द एग्जाम्पल कंसिडर्ड इन टेबल 6.4 द कंपाउंडेड रिटर्न वॉज 13.36%. The annualized standard deviation was calculated to be 8.78% in the table 6.5. Let us say that a risk-free return of 7% would have been possible if the same money was invested in government bond. Thus, by investing in the scheme, the investor earned a return that was higher by 13.6% minus 7%. That is 6.36%. This is high risk premium, a premium earned for the risk taken. If the risk premium is 6.36% is divided by the standard deviation of 8.78%, we got a value of 0.72, which is the Sharpe ratio. Table 6.10, this indicates that for every unit of risk taken as measured by standard deviation, the investor earned a return of 0.72
2%, दिस इज़ द शार्प रेशियो। ठीक है, अब ये शार्प रेशियो मैंने पूरा पढ़ दिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। अब देखो ये है क्या, मैं वो समझाती हूँ। शार्प रेशियो में मैं बोला है कि जो हमारी टेबल 6.4 है, पहले तो टेबल अपनी 6.4 पे चलते हैं। हमारी टेबल 6.4 ऊपर है थोड़ी सी, ये कौन सी है 6.7, 6.6, 6.5, 6.4। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो हमारा कंपाउंडेड रिटर्न है वो हमें दे रखा है 13.36%। तो ये वाले जो टेबल है इसका डेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो एवरेज पीरियोडिक रिटर्न है हमारा 1.05% का, और कंपाउंडेड रिटर्न है हमारा 13.36% पर एनम। तो यहाँ पे अब देखो वापस अगर हम शार्प रेशियो पे चलें, तो क्या बोला है यहाँ पे, शार्प रेशियो में बोला है कि ये देखो यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है वो कितने का है 13.36% का, और जो हमारा एनुअलाइज्ड रिटर्न है, जो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना है, रिस्क फ्री रिटर्न है हमारा 7% का, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ वो हुआ इस 8.78% का। तो अगर हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट डाउन करें, मैं एक बार आपको नोट डाउन करके दिखा देती हूँ ताकि हमें बार बार टेबल को देखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ देखो, एक मिनट, कंपाउंडेड रिटर्न है 13.36, ठीक है। आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो कितना है 13.36% का। जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना है आपका 7% का, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है आपका 8.78% का। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को आपको इन्हीं से आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। अब देखो, अब आप क्या करोगे, जब भी आप शार्प रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो आपका जो कंपाउंड रिटर्न है ना, जो हमें 13.36% दिया है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको ना बोल के हम यहाँ पे इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे जो आपका रिटर्न है, रिटर्न ऑफ आपका पोर्टफोलियो, एक मिनट गंदा गंदा हो गया, अच्छे से लिखेंगे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, या फिर जो आपका जो आपका म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आता है, जो कि अभी तो हमें दे रखा है 13, ये 13 लिखा है, इसे कभी 11 समझ लो, ये लिखा है 13.36%। तो यानी कि जो आपका रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है या फिर जो म्यूचुअल फंड है, उसी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको देखो समझा देती हूँ। देखो, काफ़ी गंदा गंदा लिखती हूँ ना मैं, आप समझ सकते हो, लिखा नहीं जाता यार स्क्रीन पे। देखो, जो आपका शार्प रेशियो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपका जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड, फॉर्मूला पता नहीं उन्होंने लिखा क्यों नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो से जो रिटर्न आ रहा है, फिर जो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो, उसमें से माइनस कर दो अपना रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि हमें यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखी है 7% की। अब इस वैल्यू को, जो भी इसकी वैल्यू आती है, इसे डिवाइड कर दो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो जो आपका शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो देखो, सारी वैल्यूज हमें पहले से ही दे रखी हैं, है ना। देखो, आपका जो रिटर्न है ना, क्या रिटर्न था, क्या नाम है उसका, कंपाउंडेड रिटर्न, ठीक है, क्या है 13.36, यानी कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो समझो या फिर रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, वो क्या है आपका 13.36% का। ठीक है, आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसकी वैल्यू भी हमें पता है 7% की है हमारे पास, है ना। और क्या दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन्होंने, कितना वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन खो मत कहीं, इन्वेस्टर रिटर्न, अच्छा इतना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ चला गया, ये रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 8.78%, 8.78%। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 13.36% को, माइनस 36% में से माइनस करना है 7%, इसे डिवाइड करना है अब किससे, 8.78 से। अच्छा जी, ये हमारा रिस्क फ्री था और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, ठीक है। अब देखो 8.78 है, ये 8.78 से हमसे डिवाइड करोगे तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पॉइंट कैलकुलेट करके इन्होंने में दे रखी है, ठीक है। 6.36% डिवाइडेड बाय 8.78%, इन दोनों को जब हम काटापीटी करेंगे तो हमारा जो शार्पन रेशियो आएगा वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 0.72%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने शार्पन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी अब किस तरह से आपको शार्प रेशियो को कैलकुलेट करना है। मैं शार्पन क्यों कर रही हूँ, ये शार्प रेशियो है, शार्प जैसे शार्प बोलते हैं ना, शार्प, वो वाला शार्प रेशियो है, ये शार्पन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो शार्प रेशियो है वो कितना आया, 0.72% का। आपको क्या करना है, आपको जो रिटर्न है उसमें से माइनस करना है अपना, ये देखो ये आपका रिटर्न है,
ये आपका रिटर्न है, इसमें से माइनस करना है आपको अपना रिस्क फ्री रिटर्न जो कि 7% का है। माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका शार्प रेशियो आ जाएगा 0.72%। अब वो जो वैल्यू होंगी उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके भी हमें दिखा रखा है। यहाँ ध्यान दो, स्कीम रिटर्न यहाँ से है 119 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये दे रखा है हमें 13.36। अब रिस्क फ्री रिटर्न है हमारा 1 to 1 पे 7% का। अब जो हमारा सी है, जो हमने सी निकाला है, अपनी वैल्यू हमने निकाली है कैसे कि अपना जो रिटर्न है उसमें से माइनस किया रिस्क फ्री रिटर्न को, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आया 6.36। तो ये वैल्यू हमारी किस पे रखी है, ये वैल्यू दी है इन्होंने यहाँ पे हमें। इसे मैं क्या कर लेती हूँ, इसे कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट, अलग से दिखेगा ये वाला। अरे इतना गंदा कहोगे हमें नहीं देखना, ये देखो ये वाला, ओहो ये नहीं चल रहा, देखो ये 123 पे ये, ठीक है। अब देखो हमें शार्प रेशियो निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, अब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे इससे डिवाइड कर दोगे, ये रहा। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अब शार्प रेशियो किस पे है 127 पे, तो देखो डी 127, डी सेक्शन में सारी वैल्यू है, तो क्या करोगे डी 123, ठीक है, डी 123 के आपका रिस्क प्रीमियम ये रहा, और डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो डी 125 पे, तो क्या किया आपने डी 123 डिवाइडेड बाय डी 125, तो ये क्या आ गया आपका शार्प रेशियो आपका कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्प्रेडशीट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा शार्प रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे जो लिखा है इसे पढ़ लेते हैं एक बारी। एक मिनट, हाँ अब देखो, इन अ कंपैरिजन ऑफ टू स्कीम ऑफ द सेम टाइप द वन विद द हायर शार्प रेशियो इज कंसीडर्ड टू हैव डिलीवर्ड सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड टर्म। शार्प रेशियो कैन बी यूज्ड फॉर डेब्ट स्कीम एज वेल एज इक्विटी स्कीम। अब देखो हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि शार्प रेशियो इस तरह से कैलकुलेट करना है, लेकिन अच्छा वाला कौन सा है, कौन सी स्कीम अच्छी है, किसका शार्प रेशियो ज़्यादा है कम है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा है। तो देखो स्कीम जो है वो सेम टाइप की होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो जिसका शार्प रेशियो जो है ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिस्क एडजस्ट करने का तरीका ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि उसका रिटर्न भी क्या मिलेगा, हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम रिस्क को सही तरह से एडजस्ट करते हैं तो रिटर्न प्रॉफिट जो है हमारा वो अच्छा होगा। तो जिसका शार्प रेशियो अच्छा है वो जो है हमारी स्कीम अच्छी है, मतलब हमारे लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद है। और देखो शार्प रेशियो जो है वो हम अपनी डेब्ट स्कीम्स एज वेल एज इक्विटी स्कीम्स दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि शार्प रेशियो क्या होता है। अब हम ना पढ़ लेते हैं फटाफट से शॉर्टेन रेशियो, ठीक है। अब देखो शॉर्टेन रेशियो में क्या दे रखा है, शॉर्टेन रेशियो में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूव्स आर अ रिस्क, ठीक है। A view can be taken that only the negative returns are a risk. Accordingly, the downside deviation can be calculated as the standard deviation of only the negative return in table 6.5. This works out to 1.03% multiplied by the square root of 12. The annualized downward deviation is calculated to be 3.57%. The Shorten ratio is the risk premium calculated earlier divided by the annualized downward deviation, that is 6.36% divided by 3.57% is equal to 1.78. Within a category of scheme applicable for both debt and equity schemes, the schemes with the higher Shorten ratio is viewed and offering a better risk adjusted return. वाओ, मैं कितनी अच्छी मैथ में बातें कर लेती हूँ अपने बच्चों से, पूरा मैथ में बोल रही हूँ मैं, ये डिवाइड वो डिवाइड। चलो समझ लेते हैं शॉर्टेन रेशियो है क्या। शॉर्टेन रेशियो, अब से देखो जब हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया हमारा शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में क्या था, हमारी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव में आ रही थी, यानी कि इसमें हम क्या लेते हैं, देखो हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो हमारा शार्प रेशियो है वो दोनों को साथ में लेके काम चलता है, साथ में लेके काम करता है। अगर हमारा पॉजिटिव है तो भी हमारा शार्प रेशियो में आएगा, नेगेटिव है तो भी हमारा शार्प रेशियो में आएगा। लेकिन शॉर्टेन रेशियो जो शॉर्टिनो रेशियो है, मैं शॉर्टेन कर रही थी क्या अभी तक, मुझे लग रहा है शॉर्टिनो रेशियो है वो क्या करता है, जो हमारा शॉर्टिनो रेशियो है वो हमारा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इनमें से दोनों नहीं लेता, वो सिर्फ नेगेटिव वाले पार्ट को ही यहाँ पे हमें दिखाता है। तो देखो जो हमारा ये है, कहाँ गया हमारा शार्प रेशियो, शार्प रेशियो में हमारा क्या है, पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव दोनों आता है। लेकिन जो हमारा, एक मिनट ऊपर चलते हैं, ऊपर आ जाओ, जो हमारा शॉर्टिनो रेशियो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो नेगेटिव है उसी को यहाँ पे क्या करता है, हमें शो करता है। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, जो अगर हम बात करें
सीधा सीधा मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ, इतना उधर उधर नहीं करते। देखो यहाँ क्या बोला है, जो हमारा डाउन इसे कैलकुलेट करने का भी तरीका सेम है, लेकिन हम पहले शार्प रेशो में क्या कर रहे थे, जो हमारा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो या फिर जो म्यूचुअल फंड है उसमें से माइनस कर रहे थे रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय हम कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमें शॉर्टेन रेशो में क्या लेना है, सिर्फ नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव कब जाता है, जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हम नेगेटिव जा रहे होते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव जाते हैं, है ना, आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो हम अपना नेगेटिव लेंगे तो क्या लेंगे, हमारा डाउनवर्ड डेविएशन, एक मिनट, यहाँ आएगा हमारा डाउनवर्ड डेविएशन। तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो सेम है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे आ जाएगा डाउनवर्ड डेविएशन। तो यहाँ ध्यान दें अगर हम, तो क्या बोला है, यहाँ आ जाओ, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्या दिया है यहाँ पे हमें, सारी वैल्यूज़ तो वही हैं ऊपर वाली, तो यानी कि जो हमारा रिटर्न है उसमें से अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6.36%। याद है ना, जो हमारा 13.36 था, इसमें से माइनस किया था हमने 7%, तो हमारा 6.36% आता है ना, वही चीज़ है। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन जो हमारा डाउनवर्ड डेविएशन है वो हमें क्या दे रखा है, 3.57%। तो अब जब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे 6.36% को डिवाइड करोगे 3.57 से, 57 है ना, हाँ 3.57% से, तब जो आपकी वैल्यू आएगी, इसे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, ये आएगी आपकी सॉर्टिनो रेशो, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी आपकी 1.78, इतना गंदा कर दिया, आपको वैल्यू नहीं दिख रही होगी, 1.78 की आ गई यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉर्टिनो रेशो को कैलकुलेट करते हैं। अब सॉर्टिनो रेशो हमारा क्या करता है, जो हमारा नेगेटिव वाला, जो हमारा नेगेटिव है ना, उसे यहाँ पे हमें क्या करता है, शो करता है, नेगेटिव रिस्क, जो हमारा नेगेटिव रिस्क है उसको हमें यहाँ पे शो करता है। अब देखो सॉर्टिनो रेशो से फ़ायदा क्या है, सॉर्टिनो रेशो से हमें ये फ़ायदा है कि देखो विद इन अ कैटेगरी ऑफ स्कीम, अब ये सॉर्टिनो रेशो भी हमारा दोनों स्कीम के लिए काम करता है, डेब्ट स्कीम के लिए भी और इक्विटी स्कीम के लिए भी। अब जिसका सॉर्टिनो रेशो हाई होगा वो क्या करेगी, वो वाली स्कीम रिस्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करेगी, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, थोड़ा अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे हमें सॉर्टिनो रेशो से भी हम यही पता करते हैं कि कौन सी स्कीम हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सी फ़ायदेमंद नहीं है। तो जिसका सॉर्टिनो रेशो ज़्यादा होगा उसका रिस्क एडजस्ट करने का तरीका अच्छा होगा और वो थोड़ी सी हमारे लिए क्या होगी, अच्छी होगी। जिसका सॉर्टिनो रेशो कम होगा वो क्या होगा, थोड़ा तरीका उसका थोड़ा सा ख़राब होगा और वो हमारे लिए थोड़ी इतनी अच्छी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। तो देखो सॉर्टिनो रेशो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ट्रेन्योर रेशो को भी हम देख लेते हैं फटाफट से, फिर तो हमारा लास्ट अल्फ़ा वाला बचेगा, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे बोला है हमें ट्रेन्योर रेशो के बारे में। तो ट्रेन्योर रेशो में क्या है, द ट्रेन्योर रेशो इज द रिस्क प्रीमियम कैलकुलेटेड अर्लियर डिवाइडेड बाय द बीटा विच वॉज कैलकुलेटेड टू बी 0.98 इन द टेबल 6.6 in thus work out to 6.36% divided by 0.98 is equal to 6.47%. As in the case of previous ratio, a higher tenure ratio is indicative of better risk adjusted return. However, this risk should ideally be used only for diversified equity portfolios. ठीक है, अब ट्रेन्योर रेशो में क्या है, ट्रेन्योर रेशो भी क्या करता है, हमारा रिस्क कैलकुलेट करता है किस तरह से, कौन सी स्कीम ज़्यादा बेटर है, कौन सी स्कीम ज़्यादा बेटर नहीं है। तो देखो ट्रेन्योर रेशो का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, इसमें क्या करता है, हम बीटा को भी यूज़ करते हैं। पहले वाले में हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर रहे थे, रिस्क रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न यूज़ कर रहे थे, और जो अपना रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड है उसे कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो अपना, अब देखो अपना जो रिटर्न है ऑफ पोर्टफोलियो वो तो हम लेंगे ही लेंगे, माइनस अपना रिस्क फ्री रिटर्न मिलेंगे। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में लेना है बीटा। इस बार हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बार हमें बीटा का इस्तेमाल करना है। अब जो बीटा है वो हमने याद होगा अपनी टेबल 6.6 में कैलकुलेट किया था, बीटा किस तरह से कैलकुलेट करता है उसमें। तो यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.98। तो अब क्या करेंगे, जब हम ट्रेन्योर रेशो को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, अब देखो 13.36% माइनस 7% डिवाइडेड बाय जो हमारा बीटा था, बीटा कितना था 0.98। तो अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.36% डिवाइडेड बाय 0.98। इन दोनों को जब काटा पीटी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6.47%। तो ये क्या आया, ये आया हमारा ट्रेन्योर रेशो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रेन्योर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा हमने शार्प रेशो पढ़ा और सॉर्टिनो रेशो पढ़ा, देखो हमें पता चल गया कि अगर शार्प रेशो और सॉर्टिनो रेशो ज़्यादा है, बड़े हैं,
वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं। तो इसी तरह से जो हमारा टर्नओवर रेशियो की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो मतलब वो भी क्या करता है, रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करता है, अच्छी तरीके से एडजस्ट करता है, और जो है वो स्कीम हमारे लिए थोड़ी सी क्या रहती है, अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद रहती है। और जो हमारा टर्नओवर रेशियो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में, यानी कि जो अलग अलग जो इक्विटीज़ में जब हम अपना इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर्स में इक्विटीज़ के, तो यहाँ पे अगर हमारा डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है तो ये हमारे लिए उसमें क्या रहेंगे, ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे हमारा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो क्या है हमारा जेनसन अल्फ़ा, लास्ट है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। टेबल है, इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा जो शुरुआत में हमने देखा था ना क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन देखा था ना, रिटर्न और रिस्क वाला, तो ये लास्ट पेज पे तो वही दे रखा है, बस हमारा जेनसन रेशियो थोड़ा सा बचा है और ये इसकी थोड़ी टेबल है, अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो फटाफट से अपना जेनसन रेशियो नहीं है, ये हमारा जेनसन्स अल्फ़ा है। तो देखो से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है इसमें, पहले मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाओ। वैसे मुझे पता है आप लोगों के पास बुक्स तो होंगी, है ना। अच्छा, बुक्स लेके बैठा करो, ठीक है। बुक्स लेके पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है सारी चीज़ें, आप बुक्स से भी देख सकते हो। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता तो बुक्स अगर मेरे से स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो भी थोड़ी ज्ञान की बात। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं वापस। देखो जेनसन अल्फ़ा में क्या दिया है, अल्फ़ा इज़ अ मेजर ऑफ द फंड मैनेजर परफॉर्मेंस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, पहले मैं पेन हटा देती हूँ, ठीक है। In the process of managing a non-index scheme, the fund manager may take a risk as measured by beta that is different from the market risk. The scheme return too are likely to be different from the market. Logically, if the fund manager took a higher risk than the market, he ought to deliver a return that is higher than the market. Alpha compares the return which ought to have been generated from a risk for the risk taken by the scheme with the return that actually generated. ठीक है। the difference between the two is outperformance if actual return is higher or underperformance if actual return is lower. Alpha can be positive or negative. It is calculated using the intercept function in spreadsheet as shown in table 6.1 between two fund managers of competing diversified equity scheme. The one with higher alpha is considered to have delivered better risk adjusted return. अच्छा देखो, एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि ये तीनों रेशियो और जेन्स अल्फ़ा में आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो अच्छे से रिस्क को एडजस्ट कर रहा है, तो यानी कि वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। यानी कि शार्प रेशियो, आपका सॉर्टिनो रेशियो और ट्रेनओवर रेशियो, देखो ये ना हमारा शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनओवर रेशियो और जेनसन अल्फ़ा, अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है, जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग स्कीम से, अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो क्या है, अच्छे से रिस्क को एडजस्ट कर रहा है, अच्छे से, मतलब वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा बेटर है। तो जेनसन अल्फ़ा का भी सेम केस है। अगर जेनसन अल्फ़ा की जो अगर हम कंपेरिजन करते हैं और अगर हमारा जो अल्फ़ा है वो ज़्यादा आता है, ठीक है, कोई भी स्कीम अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर अल्फ़ा ज़्यादा आ रहा है तो वो वाली जो स्कीम है वो क्या होगी, अच्छे से रिस्क को एडजस्ट करेगी और क्या रहेगी, हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब देखो ये जेनसन अल्फ़ा को हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो पेन मैं ले लेती हूँ अपना। देखो जेनसन अल्फ़ा में डेट दिया है, नेव दिया है, पीरियोडिक स्कीम रिटर्न दिया है, निफ्टी दिया है, पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न दिया है, सारी वैल्यूज हमें, अच्छा ये पेन क्यों हटा दिया मैंने, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अब क्या करना है, सिर्फ अपना जो फॉर्मूला है उसे यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो आप इसे जब स्प्रेडशीट में कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, इंटरसेप्ट फंक्शन की हेल्प से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान दो, सब कुछ शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो रिटर्न मिल रहा है यहाँ से, एक मिनट गलत लाइन ले ली, अच्छे से बनाएंगे, रिटर्न मिल रहा है यहाँ से यानी कि 131 से, ठीक है, और जहाँ कहाँ तक रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ तक यानी कि 142 तक जा रहे हैं। तो रिटर्न शुरू कहाँ से हुआ, 131 से, ख़त्म कहाँ हुआ, 142 तक। और देखो कौन सा सेक्शन हमारा, के सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हम और क्या क्या ले रहे हैं, एक तो निफ्टी और पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न लेंगे और दूसरा हम अपना क्या लेंगे, के ले लिया हमने, दूसरा हम लेंगे अपना पीरियोडिक स्कीम रिटर्न, ठीक है। एक पीरियोडिक स्कीम रिटर्न लेना है, एक पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न लेना है। तो यहाँ देखो अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ इसे कैलकुलेट करना है। अच्छा पीरियोडिक स्कीम रिटर्न है हमारा आई सेक्शन और पीरियोडिक निफ्टी रिटर्न है हमारा के सेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई 131 है ना, हाँ 131, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है हमारा 142 पे। काफ़ी ज़्यादा पेन चल गया, मिटा देते हैं, 142 पे पेन ले लेती हूँ मैं अपना, ठीक है। 131 इज़ टू आई 142, ठीक है।
अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ जाएंगे K131 इज टू K1, यहाँ नहीं आ रहा, अच्छे से लिखेंगे, ये देखो I131 इज टू I142, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉमा K131 इज टू K142, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट भी लिखना है। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो जो एक्सेल है या फिर जो स्प्रेडशीट है वो क्या कर देगी, कैलकुलेट करके आपको दे देगी। तो इसके बाद जो आपका जेनसन अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.03% का। तो अब जिसकी जेनसन अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्कीम हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी, वो अच्छे से रिस्क को क्या करेगी, मैनेज करेगी, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो रिस्क को थोड़े कम अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। तो द फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम हैज़ डेमोन्स्ट्रेट अ माइनर आउट परफॉर्मेंस ऑफ 0.03%। ठीक है, तो इसका जेनसन अल्फा क्या आ गया हमारा, 0.03% आ गया। तो अब आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें सारे अपने रेशोज़ को कैलकुलेट करना है और किस तरह से कौन सा रेशो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सा अच्छा से परफॉर्म करेगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो आई होप ये जो पूरा चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।